हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल। आज हम इनक्रेडिबल इंडिया के एक ज्वेल के बारे में बात करेंगे, और वो एक ज्वेल नहीं है, वो बहुत सारे ज्वेल्स है जो इंडिया के साउथ ईस्ट में दिखाई देते हैं, और वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और वीनावल के टूर मैनेजर अमित सावंत है। अमित सावंत ने इनक्रेडिबल इंडिया के बहुत सारे टूर्स किए हैं, आउटसाइड ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे टूर्स किए हैं। अमित, आज आप हमें अंडमान निकोबार के बारे में बताने वाले हो, और स्पेसिफिकली हैवलॉक के बारे में बताओगे। पर हैवलॉक पहुंचने से पहले थोड़ा आपसे अंडमान के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपने हाल ही में अंडमान की टूर की है। तो उसके बारे में बताइए। वेलकम टू द शो। नमस्कार नील। आपने अभी ठीक फरमाया कि मैं पिछले महीने ही अंडमान में ऑलमोस्ट 15 डेज था। बैक टू बैक मैंने दो टूर की थी। ऑलमोस्ट 28 के दोनों हमारे ग्रुप्स थे। और अंडमान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ ना, तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ इंडिया। बहुत लोगों को अंडमान के बारे में पता है कि वो इंडिया की पहली टेरिटरी है। ओके, जो यूनियन टेरिटरी है 1956 में बनी थी। और अगर कॉमन मैन अंडमान के बारे में अगर सोचता है, तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो अंडमान के बारे में अगर आप सोचते हो तो पहला ख्याल आपको वही आता है कि अंडमान की हिस्ट्री। और अंडमान की हिस्ट्री यानी वहाँ का सेल्यूलर जेल। सीनियर सिटीजन्स के लिए सेल्यूलर जेल एक बहुत ही नज़दीकी और दिल के करीब है, क्योंकि जो आज़ादी की लड़ाई हमारी जो हुई थी और जो क्रांतिकारी हमारे थे उनके लिए, और उनको वहाँ रखा था। जैसे वीर सावरकर जी थे और उनके साथ जो उनके साथी थे, उनको उस जेल में रखा था। तो ये एक हिस्ट्री का पार्ट हो गया अंडमान। लेकिन अगर हम जब यंगस्टर्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे यंगस्टर्स अंडमान को देखते हैं स्पेशल हनीमूनर्स। ओके, तो उनके मन में जब अंडमान का ख्याल आता है तो पहला आता है वहाँ के बहुत ही खूबसूरत बीचेस। मतलब आप देखोगे इतने नीट एंड क्लीन बीचेस आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे जो अंडमान में है। उसके बाद वहाँ का क्रिस्टल क्लियर पानी या फिर क्रिस्टल क्लियर सी वाटर। उसके बाद वाटर एक्टिविटीज, और बहुत ही रोमांटिक वहाँ का सनसेट। अगर हेवलॉक में हम जाते हैं तो राधानगर बीच, तो वहाँ का जो अगर आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हो तो बहुत ही एक रोमांटिक सनसेट वहाँ का है, जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जो कपल्स आते हैं उनको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे मेरा फेवरेट है, वहाँ का सी फूड। ओके, मीन्स अल्टीमेट है वहाँ का सी फूड। मतलब मेरी बात करता हूँ तो भी मेरे मुंह से पानी आने लगता है। मीन्स रियली बहुत मज़ा आ जाता है। तो ये था अंडमान का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और भी अंडमान के बारे में अगर अनिल में थोड़ा सा कहूँगा ना, तो अंडमान टोटल एक 572 आइलैंड्स है। लेकिन उसमें से सिर्फ 38 आइलैंड्स ही ऐसे हैं जहाँ लोग बसे हुए हैं। और उस 38 आइलैंड में से तीन ही ऐसे आइलैंड्स है जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेमस है। उसमें पहला जो पोर्ट ब्लेयर सिटी, जो वहाँ की राजधानी भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ से ही चलता है। उसके बाद वहाँ का फेमस आइलैंड हैवलॉक आइलैंड, और उसके बाद नील आइलैंड। ये तीन आइलैंड है जो टूरिज्म के लिए बहुत ही फ्रेंडली है, जहाँ वाटर एक्टिविटीज भी होती हैं, जहाँ आप लीजर के लिए भी आ सकते हो। सो ये था थोड़ा सा अंडमान का इंट्रोडक्शन। ग्रेट, थैंक्स अमित। ऑफ कोर्स, आपने लास्ट 5 मिनट में इतना अंडमान के बारे में बताया, तो उसमें से एक एक थ्रेड मैं पिकअप करने वाला हूँ। तो पहले मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट तो पोर्ट ब्लेयर में है, तो पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाने के लिए एज अ ट्रैवलर क्या मैं बोट से जा सकता हूँ, या छोटा एयरपोर्ट है, और कितना टाइम लग सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताओगे तो। अरे, ओके, हैवलॉक आइलैंड जिसका अभी 2 साल पहले ही नाम चेंज हो गया है, और अभी वो स्वराज आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। लेकिन जैसे आपका सवाल है कि पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक कैसे पहुंच सकते हैं और कितना वक्त लगता है। सो पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक हम जब पहुंचते हैं तो उसके दो वेज हैं। एक है पानी से और दूसरा है आकाश से। सो आप दो वे से यहाँ पोर्ट ब्लेयर से हेवलॉक आ सकते हैं, क्योंकि हेवलॉक मेन लैंड जो इंडिया का जो मेन लैंड है, वहां से हेवलॉक आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको पोर्ट ब्लेयर आना ही होता है। और पोर्ट ब्लेयर से आप फिर हेवलॉक आ सकते हैं। तो वहां जाने के लिए वहां गवर्नमेंट फेरीज हैं, प्राइवेट फेरीज भी हैं। गवर्नमेंट फेरीज अगर आप लेते हो तो आपको 2.5 से 3 घंटे वहां लगते हैं। ऑफकोर्स उसके चार्जेस थोड़े से कम है। लेकिन अगर आप
प्राइवेट फेरीज से जाते हो या फिर प्राइवेट क्रूज से जाते हो तो वो आपको 1.5 से 2 घंटे में हेवलॉक पहुंचाती है। उसके फेयर्स थोड़े से ज्यादा है ऑफकोर्स। ये जो दोनों फेरीज है आपको एडवांस में ही बुक करनी होती है जब आप पोर्ट ब्लेयर आने से पहले, क्योंकि लास्ट मिनट पे टिकट मिलना थोड़ा सा वहां मुश्किल है। सो बेटर है आप जब भी पोर्ट ब्लेयर से हेवलॉक जाना चाहें तो वो टिकट पहले से बुक करें। सेकेंड वे है आपको हेवलॉक पहुंचने का, और सबसे शॉर्टेस्ट वे या फिर सबसे जल्दी आप हेवलॉक पहुंच सकते हैं वो है चॉपर से या फिर हेलीकॉप्टर से। जैसे मैं कहूँगा प्रियंका चोपड़ा जी यहाँ पिछले 2 साल पहले या उनकी एक मूवी आई थी स्काई पिंक, उसके लिए वो चॉपर से आई थी। सो एक्चुअली ये भी थोड़ा फनी इंसिडेंस है कि सारे जो रिपोर्टर्स थे, जो पेपराजीज थे, वो ऑलरेडी हेवलॉक के जो जेटी है वहां खड़े थे कि प्रियंका जी आएंगी और हमें कुछ बाइट मिलेगा। पर ऐसा हो गया कि वो हेलीकॉप्टर से आ गई और मॉर्निंग में ही लैंड हो गई, तो वो उनका थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट हो गया। हेलीकॉप्टर राइड अगर आपको बुक करनी है तो वहाँ हेलीकॉप्टर राइड इजी नहीं है एज पर कॉमन टूरिस्ट, क्योंकि मैंने जब देखा वहाँ, जब मैंने इंक्वायरी की थी तो हेलीकॉप्टर आप बुक कर सकते हो। हमारे पवन हंस वहाँ जो हेलीकॉप्टर है वो वहाँ भी है पोर्ट ब्लेयर में। तो वहाँ आप जब बुक करते हो तो सबसे पहले वहाँ प्रायोरिटी दी जाती है वीआईपी लोगों को। उसके बाद अगर प्रायोरिटी किसको है तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जो काम के लिए जाना चाहते हैं हेवलॉक, तो उनको प्रायोरिटी है। थर्ड है जो इमरजेंसी अगर किसी को होती है तो इमरजेंसी के लिए, और जो लास्ट ऑप्शन है वो टूरिस्ट के लिए। तो इसलिए बहुत बार टूरिस्ट की डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो अगर आप हेलीकॉप्टर राइड वहां से बुक करना चाहते हो तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। लेकिन 90% टाइम्स टूरिस्ट को वो राइड एंजॉय करने नहीं मिलती बिकॉज ऑफ दिस 4 रीजंस। सो सबसे फिजिबल वे यही है कि वाटरवे से लोग पोर्ट ब्लेयर से हेवलॉक आए, और ये ग्रुप टूर्स और जो रेगुलर लोग भी इंडिविजुअल वहां जाते हैं तो यही वे वो हमेशा यूज करते हैं। तो चलो, एक तो एस्टैब्लिश हो गया कि हेलीकॉप्टर से जाना, पोर्ट ब्लेयर से हेवलॉक जाना ये एक सपना ही रह जाएगा। इसलिए हम क्रूज से जाते हैं, गवर्नमेंट जेटी से जा सकते हैं, या उधर जो प्राइवेट क्रूजेस है उससे जा सकते हैं। उससे जा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी हैवलॉक पहुंच गए, पर हैवलॉक का नाम जो आपने अभी कहा कि हैवलॉक का नाम स्वराज द्वीप भी है, और इसके पीछे भी थोड़ी कहानी ये है या पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, जैसे मैंने नील कहा कि हैवलॉक आइलैंड, इसका नाम अभी स्वराज द्वीप है। सो हैवलॉक आइलैंड के बारे में अगर मैं कहूँगा तो हेनरी हैवलॉक करके एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर थे, जनरल थे, उनके नाम से इस आइलैंड का नाम रखा गया था जब वो 1857 में यहाँ आए थे तभी। लेकिन अभी जब 30 दिसंबर 2018 को इसका नाम बदलकर स्वराज रख दिया। अभी इसकी थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। इसकी कहानी अगर हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए या फिर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए तो हमें पता चलेगा कि 1943 30 दिसंबर 1943 को हमारे प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार भारत का झंडा लहराया था। उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की थी इस दिन, और 2018 को इस जो हिस्टोरिक मूवमेंट को पूरे 75 ईयर्स पूरे हुए, और 75 ईयर्स पूरे होने की खुशी में या फिर ट्रिब्यूट टू नेताजी, हमारे जो प्यारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस आइलैंड का नाम स्वराज रख दिया। और उसी के साथ यहाँ जो उसके नियर बाय आइलैंड है नील आइलैंड, उसका नाम शहीद, और उसके बाद जो पोर्ट ब्लेयर के नियर बाय एक आइलैंड है रॉस आइलैंड, उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया था। अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको वापस ले जाऊं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसी टाइम यानी 1943 में ही अंडमान और निकोबार आइलैंड के भी नाम स्वराज और शहीद रख दिए थे। अंडमान का नाम उन्होंने शहीद आइलैंड रखा था और निकोबार का स्वराज रख दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली किसी कारण वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन 75 ईयर्स के बाद ये मौका मिला, मोदी जी ने उन आइलैंड्स का नाम चेंज करके उन्होंने अभी स्वराज और शहीद रख दिया। जब हम हमारी वीना वर्ल्ड टूर की आइटिनरी देखते हैं, हम पोर्ट ब्लेयर जाते हैं, हम हैवलॉक जाते हैं जिसका नाम अभी स्वराज द्वीप है, और हम नील आइलैंड भी जाते हैं जिसका नाम अभी शहीद द्वीप। करेक्ट। तो थैंक्स अमित फॉर दैट। और ये भी सुना है कि हैवलॉक ये जो आइलैंड है वो रिचीज आर्किपेलागो का एक हिस्सा है।
तो ये आर्किपेलागो क्या चीज है, और ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि हैवलॉक आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ रिचीज आर्किपेलागो? ओके, सबसे पहली बात तो नील, मैं आपको बताना चाहूंगा रिचीज आर्कीपेलागो। ये आर्कीपेलागो वर्ड थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में बहुत डिफिकल्ट जाता है। व्हाट इज आर्कीपेलागो? ये एक ग्रीक वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखोगे तो इसका मीनिंग है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, या फिर हिंदी में अगर हमसे कहेंगे तो द्वीपों का समूह। ओके, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड उसे कहते हैं आर्कीपेलागो। और रिचीज आर्कीपेलागो, तो ये रिची कौन थे? तो ये रिची साहब थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के उस जमाने के 18th सेंचुरी के ब्रिटिश नेवल और या फिर ब्रिटिश मरीन सर्वेयर जो भारत में आए थे। और भारत में आने के बाद उन्होंने यहाँ ऑलमोस्ट 20 साल उन्होंने इस आइलैंड के ऊपर रिसर्च किया। अंडमान के आइलैंड्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, और ये अंडमान के जो नेबरिंग आइलैंड्स थे उनके ऊपर उन्होंने वहां स्टडी की। और फाइनली फिर 1867 में वो वापस चले गए। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। वो वापस चले गए, पर उनके काम से ब्रिटिश गवर्नमेंट उस जमाने में थोड़ी सी खफा थी। उन्हें उनका काम थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उनके काम को अप्रिशिएट नहीं किया। तो उसी के कारण वो दुखी होकर वापस चले गए। लेकिन 2 साल बाद वापस ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स थे वो वापस अंडमान में आए और यहाँ सेटल होने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो वहां सेटल नहीं हो पाए। और फिर आप बिलीव नहीं करोगे नील कि उस टाइम के बाद आफ्टर ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, 80 साल के बाद वापस ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। और वो टाइम था 1867। 1867 में इंडिया में वापस आए। और ये टाइम था जब हमारे यहाँ 1857 के जो रिवॉल्ट था, आजादी की पहली जंग थी, वो छिड़ चुकी थी। और उसके 10 साल बाद यहाँ ब्रिटिश आए और यहाँ सेटल हो गए। और आगे की हिस्ट्री तो हमें पता है। फिर उन्होंने आके यहाँ फिर जेल बनाई, और जेल बनाने के बाद फिर आगे जैसे हमारे क्रांतिकारी, वो आगे की हिस्ट्री है। रिचीज आर्कीपेलागो या फिर रिचीज जो यहाँ उन्होंने जब यहाँ आए थे तो उनकी रिसर्च में उन्होंने टोटल 20 आइलैंड्स उन्होंने सर्च किए। और 20 आइलैंड्स उनको फिर उनके जो रिचीज आर्कीपेलागो जैसे आपने कहा, तो उस 20 आइलैंड्स में ये आइलैंड्स आते हैं। 20 आइलैंड्स में से 7 आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस 7 आइलैंड में से सबसे बड़ा आइलैंड है वो हैवलॉक आइलैंड, और सबसे छोटा आइलैंड है वो है नील आइलैंड। ओके, सो हैवलॉक आइलैंड, ये जो नाम है हैवलॉक आइलैंड, उसके बाद फिर जेम्स आइलैंड, उसके बाद फिर पील आइलैंड, ऐसे बहुत सारे नाम। ये सारे नाम जो ब्रिटिश ऑफिसर्स बाद में जब इंडिया में आए उनके नाम से ये सारे आइलैंड्स के नाम रखे गए। सो ये था थोड़ा सा रिचीज आर्कीपेलागो। तो वैसे सोचा जाए ना, मैं आप भी अंडमान गए हो, मैंने भी बहुत सारी ट्रिप किया है अंडमान को। वहां पे एक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस तो जरूर दिखाई देता है, पर अभी आते हैं यस, हैवलॉक की मेन अट्रैक्शन पे, और वो है उसके बीचेस। मैं देख रहा हूँ आपकी वर्चुअल बैकग्राउंड में भी एक बीच का फोटो है जो आपने खींचा या है। तो ये कौन सा बीच है? ओके, आप जो मेरे बैकग्राउंड में अभी जो बीच देख रहे हो और ये ब्यूटीफुल जो आप ये सनसेट देख रहे हो ना, ये है राधानगर बीच, तो फेमस बीच ऑफ हैवलॉक आइलैंड। या फिर मैं अभी हैवलॉक नहीं कहूंगा, स्वराज आइलैंड ही कहूंगा। स्वराज आइलैंड का ये सबसे ब्यूटीफुल बीच है। और इस बीच की स्पेशलिटी नील ऐसी है कि इस बीच को ब्लू फ्लैग का अवार्ड मिला है, या फिर ब्लू फ्लैग का रिकग्निशन मिला है। ब्लू फ्लैग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बीच को दी जाती है। उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, या फिर बेसिक क्राइटेरियाज अगर लेंगे तो क्लीनलीनेस, वहाँ साफ पीने की पानी की सुविधा, वॉशरूम फैसिलिटीज, ये उनके कुछ बेसिक क्राइटेरिया पर। लेकिन क्राइटेरिया की लिस्ट बहुत बड़ी है। अगर उस क्राइटेरिया में आप फिट होते हो तो आपको ये ब्लू फ्लैग का जो रिकग्निशन है वो मिलता है। इंडिया में और थोड़े से बीचेस है जहां ब्लू फ्लैग का रिकग्निशन मिला है। इस बीच की और एक स्पेशलिटी है कि यहाँ वाटर एक्टिविटीज नहीं है। तो वाटर एक्टिविटी, अभी आपको होगी कि ये स्पेशलिटी कैसे हुई, तो ये स्पेशलिटी ऐसी हुई क्योंकि वाटर एक्टिविटीज ना होने के कारण ये पूरा बीच शांत बीच है। यहाँ आप सिर्फ पानी में खेलने जा सकते हो, स्विमिंग करने जा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ कहीं भी वो स्पीड बोर्ड बनाना या फिर जो भी रश होती है वो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ लोग स्पेशली एंजॉय करने आते हैं सनसेट, क्योंकि यहाँ की सनसेट बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। राधानगर इस बीच का नाम है, और ये हैवलॉक में है या फिर स्वराज आइलैंड में है। राधानगर के साथ और कौन से बीचेस है राजू? ओके, टोटल यहाँ अगर आप देखोगे तो हैवलॉक में सबसे बेस्ट बीचेज या फिर सबसे अच्छे
7 बीचेस है। राधानगर इसमें से एक है, उसके बाद काला पत्थर है, उसके बाद गोविंद नगर है, नेमू बीच है, विजयनगर बीच है और एलिफेंट बीच करके है। सो एलिफेंट बीच की थोड़ी सी मैं आपको स्पेशलिटी बताऊंगा। ये हेवलॉक की जो फेरी जेटी है, वहां से एक 20 to 30 मिनट्स की जर्नी करके हम लोग एक छोटे से आइलैंड में जाते हैं। उस आइलैंड का नाम है एलिफेंट आइलैंड और वही वो बीच है। इस बीच की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। जो स्पेशली हेवलॉक में लोग घूमने आते हैं या फिर जो वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करने आते हैं, वो सारे लोग इस बीच पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स इन द सेंस मैं कहूँगा जो बनाना राइड, जेट स्की राइड, पैरासीलिंग, स्नॉकलिंग, जो भी हम वाटर एक्टिविटीज वहाँ करना चाहते हैं तो वो इस आइलैंड पे होती है। छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा बीच है, लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ और सुथरा बीच है ये। तो यही जो वो बीच है जिसमें हम बोट में बैठते हैं और फिर वो बीच जाते हैं, right? यस, यही वो बीच है जहाँ हमें पहले फेरी टर्मिनल जाना होता है और फिर फेरी टर्मिनल से आगे हमें छोटी छोटी बोट में 10-10 लोगों को लेके ये ऑलमोस्ट एक 20 मिनट्स की जर्नी होती है, वो करके हम ये बीच पे पहुंचते हैं। ग्रेट। तो दोस्तों, लिसनर्स, ये ऑफकोर्स बीचेस के बारे में अमित ने बताया, पर उसी की तरह हैवलॉक या स्वराज द्वीप की और एक अट्रैक्शन है, वो है स्कूबा डाइविंग। अभी मैं एक सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर हूँ, बट अमित एक सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लाइसेंस या स्कूबा डाइविंग सर्टिफिकेशन करना हो तो पैडी करके एक वेबसाइट है, PADI, वहां पे आपको सर्टिफिकेशन करना होता है। हर सिटी में पैडी लाइसेंस सेंटर्स होते हैं, वहां पे आप 2 दिन के लिए ट्रेनिंग ले सकते हो और फिर हैवलॉक जाके स्कूबा डाइविंग कर यस, सकते हो। जैसे अमित ने कहा कि रिकीज आर्किपेलागो ये एक सेट ऑफ आइलैंड्स है और सेट ऑफ, क्या बोल सकते हैं, कोरल रीफ्स है जो आप देख सकते हो। और हैवलॉक में या अंडमान में इतने सारे स्कूबा डाइविंग साइट्स है, आप वो जो मरीन लाइफ है वो देख के हैरान हो जाओगे क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है। तो राइट। वो एक चीज है। पर अमित, हम जब मॉरिशस जाते हैं या जब हम थाईलैंड जाते हैं तब हम अंडर वाटर वॉक करते हैं, राइट? तो क्या वैसा एक्सपीरियंस हम हैवलॉक में कर सकते हैं? हेवलॉक में आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि हेवलॉक में भी आपको अंडर सी वॉक की फैसिलिटीज है और स्कूबा डाइविंग। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको एक ये अंडर सी वॉक और स्कूबा डाइविंग का थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बार लोग हमारे पास आते हैं या फिर लोग जो हमारे गेस्ट आते हैं टूर पे, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, क्या मैं अंडर सी वॉक कर सकता हूँ, या फिर मुझे स्विमिंग नहीं आती, क्या मैं स्कूबा कर सकता हूँ। तो अंडर सी वॉक ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है जो आप पानी में करते हो। आपको एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है, उनका एक रिजर्व किया हुआ एरिया होता है, वहां आपको लेके जाते हैं और एक एस्ट्रोनॉट जैसा आपको एक क्या मैं कहूँगा हेलमेट दिया जाता है और हेलमेट पहन के आपको पानी के अंदर उतरना पड़ता है और एक 15 to 20 मिनट्स का एक आपको वॉक होता है। आपको स्विम नहीं करना होता यहाँ, तो एक 15 to 20 मिनट्स का एक वॉक होता है और आपको पूरी मरीन लाइफ वहाँ देखने मिलती है। तो ये होता है अंडर सी वॉक। लेकिन अगर आप स्कूबा की तरफ आते हो तो स्कूबा भी यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्कूबाज हैं। ओके, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको यहाँ स्कूबा करने मिलते हैं। लेकिन अगर आप जब टूर में आते हो तो मेजरली लोग या फिर 90% लोग ये जो बेसिक स्कूबा करते हैं, तो यहाँ इस बेसिक स्कूबा को शोर डाइविंग ऐसा कहा जाता है। और अगर आप एडवांस लेवल करना चाहते हो तो यहाँ के लोकल लैंग्वेज में उसे बोट डाइविंग ऐसा कहा जाता है। तो मैं बेसिक के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। बेसिक आप जब स्कूबा करने जाते हो, ओके, तो आपको पहले 15 मिनट्स की ट्रेनिंग दी जाती है और 15 मिनट्स के बाद आपको एक 20 मिनट्स की डाइव लेके आपको 20 मिनट्स आपको पानी के अंदर घुमाया जाता है। मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँ नील, तो अभी मैंने पिछले टूर में हमने जब स्कूबा किया था, यहाँ स्कूबा करने के 2 टाइमिंग से, एक आप अर्ली मॉर्निंग जा सकते हो या फिर आफ्टरनून में जा सकते हो। और यहाँ स्कूबा करना बहुत ही सिंपल है और स्कूबा की स्पेशली बुकिंग से जब शुरुआत होती है बुकिंग करना, तो अभी अंडमान में कैसे आपको सारे मेजर होटल्स या फिर जितने भी सारे होटल्स में आप जहाँ स्टे कर रहे हो वहाँ रिसेप्शन पे आपको इसकी बुकिंग मिल जाती है। तो आपको कहीं ढूंढने की या फिर प्री बुकिंग ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ सारे रिसेप्शन पे आपको हेल्प की जाती है। हमने जो बैच ली थी, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस में मेरा आपका शेयर करता हूँ। हमने जो बैच ली थी वो मॉर्निंग की बैच थी। हम लोग 10 लोग थे ग्रुप में। मॉर्निंग एज अर्ली एज हम लोग 5:30 रेडी थे रिसेप्शन में, क्योंकि अंडमान में कैसे है, साउथ में होने के कारण, ईस्ट साइड होने के कारण यहाँ सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है।
अराउंड 5 o'clock को यहाँ सनराइज हो जाता है और इवनिंग का जो सनसेट होता है वो अराउंड 5 o'clock को होता है। ओके, सो मॉर्निंग में सनराइज जल्दी होने के कारण ये एक्टिविटी हमारी मॉर्निंग में जल्दी शुरू हो गई थी। रिसेप्शन पे हम लोग रुके थे, फिर हमें गाड़ी लेने आई और गाड़ी में बैठ के हम लोग सब वहाँ से जो नियर बाय बीच था, हमारे होटल से वो बीच थोड़ा सा नजदीक था, एक 10-15 मिनट्स के ड्राइव पे, और बीच का नाम था नीमो रिफ या फिर नीमो बीच, जो बहुत ही फेमस है शीशोर डाइविंग के लिए। तो उस बीच पे हम लोग गए। वहां जाने के बाद वहां हमें बिठाया गया उनके सेंटर में, एक मेडिकल फॉर्म भरवा के लिया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूबा डाइविंग लोग पूछते हैं हम लोग भी स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं या नहीं, लेकिन स्कूबा डाइविंग सब कर सकते हैं, लेकिन उसके थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस है। ओके, स्कूबा डाइविंग कौन लोग नहीं कर सकते, तो अगर किसी को एस्थमा प्रॉब्लम है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर ये प्रॉब्लम है, किसी को कहीं सर्जरी हुई है, तो ये स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्टली वहाँ अलाउ, जो उनके जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली, या फिर इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं करते ये करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस सब लोग वहाँ स्कूबा कर सकते हैं या फिर स्कूबा वहाँ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक लेवल का स्कूबा है, तो यहाँ ज़्यादा उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो वहाँ हमने जाने के बाद हमसे मेडिकल फॉर्म भरवाया गया, हमने जो 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 टिक मार्क्स थे उनके वहाँ हमने किए, और फिर उसके बाद वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर थे, जैसे आपने कहा पैडी, पैडी एक एसोसिएशन है जिसका नाम है प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर्स, ये एसोसिएशन है। और अगर इनका सर्टिफिकेट आपको रहेगा तो आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हो या फिर ट्रेनर बन सकते हो। तो अंडमान में ऑलमोस्ट सब जगह, या फिर इनफैक्ट 100% सब जगह ये जो पैडी अप्रूव्ड ही सारे ट्रेनर्स हैं। तो वही एक ट्रेनर हमारे पास आया और उसने हमें थोड़े से इंस्ट्रक्शन दिए। इंस्ट्रक्शंस स्कूबा में करने हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी के अंदर आपको आपकी आवाज नहीं आएगी, तो एवरीथिंग यू हैव टू वर्क ऑन द साइन लैंग्वेज। ओके, सो साइन लैंग्वेज में आपको बात करनी होती है। तो पहले उन्होंने जो पानी के अंदर हमें क्या साइन लैंग्वेज यूज करनी है वो उन्होंने हमें सिखाई, क्योंकि उन्होंने हमसे स्ट्रिक्टली कहा कि पानी के अंदर मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी, तो जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा आपको मुझे साइन लैंग्वेज में ही बताना है। सबसे पहली बात तो उसने हमें कंफर्टेबल करवाया कि आप डरिए मत, आप कर सकते हैं, आपको स्विमिंग नहीं आती, नो प्रॉब्लम, स्टिल यू कैन डू, लेकिन आप ये साइन लैंग्वेज याद रखिएगा। साइन लैंग्वेज के बाद उन्होंने हमें एक 15 मिनट्स की ट्रेनिंग में ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई, क्योंकि स्कूबा डाइविंग में कैसे है, आपको आपके माउथ से ब्रीदिंग करना होता है, आपका नाक बंद रहता है और आपको माउथ से ब्रीदिंग करना है। तो माउथ से ब्रीदिंग करने की टेक्निक उन्होंने हमें सिखाई, और फिर वो सीखने के बाद, ऑल होने के बाद, फिर हमें वो पानी में जहाँ एक्चुअल डाइविंग होती है वहां लेके गए। डाइविंग लेके जाते समय यहाँ की सबसे बेस्ट थिंग मुझे अच्छी लगी, या फिर अंडमान की अच्छी लगी, कि हर एक डाइवर के साथ उनका प्रोफेशनल ट्रेनर होता है, वो उनको अकम्पनी करता है। ऐसा नहीं है कि 10 लोगों को एक ही लेके जा रहा है, नहीं, यहाँ हर एक बंदे के साथ या फिर हर एक डाइवर के साथ आपका एक इंस्ट्रक्टर वहां जाता है और वो आपको वहां की मरीन लाइफ घुमा के लेके आता है। और नील, मैं आपको रियली बताऊं कि जब हम लोग पानी में उतरे, एक एक करके जब पानी में उतरे, तो इतना सुंदर वहां था मॉर्निंग के समय, क्योंकि मॉर्निंग के समय आप जब जाते हो तो सी थोड़ा शांत रहता है। ओके, जो कोरल्स होते हैं वो भी वो थोड़े लाइवली होते हैं, फिशेस रहती है, फिशेस जो घूमती रहती है, और जो सी बेड होता है या फिर सी के अंदर होता है, तो क्लियरिटी या फिर विजिबिलिटी बहुत सुंदर होती है, विजिबिलिटी बहुत क्लियर होती है। तो वो जो एक्सपीरियंस था हम लोगों ने वहाँ किया, हम लोगों ने वहाँ फिशेस देखे, कोरल देखे, बहुत जो भी वहाँ की जो सुंदर मरीन लाइफ थी, इतनी शांत मरीन लाइफ वहाँ हमने एंजॉय की। हमें बहुत बार लगा कि हम कोरल्स को हाथ लगाए या फिर फिशेस को हाथ लगाए, लेकिन हमें पहले से इंस्ट्रक्ट किया गया था कि इन कोरल को टच ना करें। ओके, क्योंकि कुछ उसमें से जो कोरल्स है वो लाइव कोरल्स है मेजरली, वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन वो जो इंस्ट्रक्टर थे वो हमें उनको जो पता था कि कौन से कोरल्स को हाथ लगाना है या फिर कौन से फिशेस को हाथ लगाना है, तो उन्होंने हमें वो एक्सपीरियंस भी दिया। और 20 to 30 मिनट्स का ये एक्सपीरियंस था, लेकिन ये एक्सपीरियंस लेने के बाद जब हम लोग बाहर आए तो इट वॉज रियली अमेजिंग। मुझे तो स्पेशली करने के बाद मुझे वो जो मूवी था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसमें ऋतिक, बहुत लोगों ने वो देखी होगी मूवी, तो जिसमें ऋतिक रोशन पानी में जाने से पहले बहुत डरता है या फिर बहुत हेजिटेट होता है कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं,
पर आफ्टर ट्रेनिंग और पानी में जाने के बाद जब वो बाहर आता है तो पूरा उसका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। सो सेम जो एक्सप्रेशंस थे या जो सेम जो इमोशंस थे वो सारे मेरे ग्रुप मेंबर्स के थे, क्योंकि ये एक्टिविटी मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन उनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस था और इट वाज रियली मेमोरेबल एंड एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी। सो ये छोटा सा एक्सपीरियंस हमने जो पिछले हमने टूर की अंडमान में, उसमें हमने ये एक्सपीरियंस लिया। तो अमित, मैं भी अग्री करूंगा कि जब हम स्कूबा डाइविंग पहली बार करते हैं और वो स्कूबा डाइविंग के ऑक्सीजन टैंक से जो पाइप निकलता है और वो हमारे माउथ में रहता है, माउथ में रहता है पहली बार जब वो लाइक ब्रीद इन एंड ब्रीद इन है और वो एक्चुअली पानी में जब हम ब्रीदिंग करते हैं वो एक फीलिंग अलग ही होता है। और मैं भी अग्री करूंगा कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये मूवी का रेफरेंस आपने लिया, वो जो फीलिंग ऋतिक रोशन को वहां पर आती है एग्जैक्टली यस, पहली बार जब आप स्कूबा डाइविंग करते हो तो वो जरूर आती है। तो आज अमित आपने हमें अंडमान या हैवलॉक या स्वराज द्वीप के बीचेस के बारे में बताया, स्कूबा डाइविंग के बारे में बताया, वाटर एक्टिविटीज के बारे में बताया, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, रिचीज आर्किपेलागो की हिस्ट्री के बारे में बताया। और जब आपके साथ लोग टूर पे आएंगे आप उनको और ऐसे ही अच्छे एक्सपीरियंसेस जरूर दें। पर जाते जाते अमित क्या आप कहोगे? जाते जाते नील, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि मुझे 8 साल हो गए हैं वीणा वर्ल्ड में, और 8 साल में मैंने इतना ही सारे जो ट्रैवल किया है, जो भी मैंने छोटा मोटा जो ट्रैवल किया है, लेकिन इस ट्रैवल से मुझे एक पता चला है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, या फिर भारत हमारा बहुत खूबसूरत है। ऐसा किसी ने कहा है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप घर से बाहर निकलिए, आपको घर से बाहर निकलना होगा तो ही आपको ये दुनिया कितनी खूबसूरत है देखने मिलेगी। तो ये जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने ये पिछले 8 साल में, जैसे मैं करूँ, मैंने थोड़ी सी दुनिया देखी है, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मुझे देखने के लिए, बहुत सारा नॉलेज मिला, बहुत सारे नए दोस्त बने जहाँ जब मैं ट्रैवल कर रहा था। और मैंने देखा तो ये जर्नी बहुत ही सुंदर होगी। और बहुत सारे अगर मैं कहूँगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टिल मुझे देखनी अभी भी बाकी है, क्योंकि जो मेरी बकेट लिस्ट, जैसे हम हमेशा कहते हैं बकेट लिस्ट, तो मेरी बकेट लिस्ट में और सारी कंट्रीज भी अभी तक है, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि अभी तक मैंने कुछ नहीं देखा। मैं यही कहूँगा सबसे कि आप घूमिए, बाहर घूमिए, जब भी आपके पास वक्त रहेगा, जब भी आपके पास घूमने का मौका मिलेगा तो घूमिए, क्योंकि वर्ल्ड बहुत सुंदर है और वर्ल्ड घूमने के बाद ही आपको पता चलता है कि क्या क्या नई चीज़ें दुनिया में आई हैं, या फिर क्या क्या नए इन्वेंशंस दुनिया में हो रहे हैं। जैसे हम हमेशा टीवी पे देखते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल उसे जब फील करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर होता है। आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज कही कि जो हम टीवी पे देखते हैं और वो एक्सपीरियंस और एक्चुअल ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है। और जब आप ट्रैवल करते हो तभी आप सेलिब्रेट लाइफ करते हो, लाइफ सेलिब्रेट करते हो। और इसलिए वीणा वर्ल्ड का भी जो स्लोगन है वो है ट्रैवल, एक्सप्लोर, सेलिब्रेट एंड सेलिब्रेट। तो अमित, थैंक यू सो मच। आप चलो बैक वर्ल्ड के ये एपिसोड पे आए। आपके साथ जल्दी ही मिलेंगे एक नए एपिसोड में और एक नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच लिसनर्स, थैंक यू सो मच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब। हम अगली बार आएंगे और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। अंटिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय। थैंक यू अमित। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।